नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, एनसीईआरटी कक्षा 11 हिंदी आधार की पुस्तक आरोह के अध्याय 8 जामुन का पेड़, जो कि श्री कृष्णचंद्र द्वारा लिखित रचना है। यह रचना राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की 10वीं इकाई आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाओं में भी सम्मिलित है। आइए आज के इस वीडियो में इसी रचना का अध्ययन करते हैं। रचना पर आगे बढ़ने से पहले आइए कृष्णचंद्र जी के जीवन से परिचित हो लें। मित्रों, हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक, पद्म भूषण से सम्मानित साहित्यकार श्री कृष्णचंद्र का जन्म 23 नवंबर 1914 को वजीराबाद, जिला गुजराकला, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। उनका बचपन जो था वो पुंछ अर्थात जो कि वर्तमान जम्मू कश्मीर में है, वहां बीता। उन्होंने अनेक कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। उनके जीवन काल में उनके 20 उपन्यास और 30 कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने रेडियो नाटक और फिल्मी पटकथाएं भी लिखी हैं। 1973 की प्रसिद्ध फिल्म मंचली के संवाद उन्हीं के लिखे हुए थे। उनकी भाषा पर डोगरी और पहाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी कहानी पर धरती के लाल 1946 में और शराफत 1970 में फिल्में बनी हैं। आपका निधन 8 मार्च 1977 को मुंबई में हुआ, जब आप पराए बतख नामक व्यंग्य की पहली पंक्ति लिख चुके थे। मित्रों, 1969 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका उर्दू उपन्यास एक गधे की सरगुजश्त अपने समय में बहुत पसंद किया गया था। मित्रों, श्री कृष्णचंद्र जी की प्रमुख रचनाओं में एक गिरजाए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली कहानी संग्रह है, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये आपके उपन्यास हैं। साहित्य अकादमी सहित बहुत सारे पुरस्कार आपको प्राप्त हुए और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आपकी मृत्यु 8 मार्च 1977 को मुंबई में हुई। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। आपकी प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक मुंबई में ही रहे। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। मित्रों, प्रस्तुत कहानी जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत की बात नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। आइए मित्रों, चलते हैं
श्री कृष्णचंद्र जी की हास्य व्यंग्य कथा जामुन का पेड़ की ओर और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ अर्थात तेज आंधी, तेज हवा। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। मित्रों, सेक्रेटेरिएट अर्थात सचिवालय, जहां पर राज्य सरकार की प्रशासनिक इकाइयां बैठा करती हैं, जहां पर विभिन्न विभागों के सचिव बैठा करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री हुआ करते हैं। मंत्री नीतिगत निर्णय लेते हैं, जबकि उन्हें प्रशासनिक तौर पर लागू करने का काम इसी सेक्रेटरी में किया जाता है, अर्थात सचिवालय में किया जाता है, जहां पर सचिव स्तर के अधिकारी बैठा करते हैं। तो सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया। सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। अभी हमने रचना के परिचय में पदानुक्रम पढ़ा था। अब यहाँ देखिए, एक पदानुक्रम का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। माली चपरासी के पास, चपरासी क्लर्क के पास, क्लर्क सुपरिंटेंडेंट के पास और सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लॉन में बाहर आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। आपको इस चित्र में एक आदमी इस पेड़ के नीचे दबा हुआ दिखाई दे रहा होगा और चारों तरफ ये लोग इसे देख रहे हैं। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। अब यहाँ पर देखिए, किसी को भी यह परवाह नहीं है कि उस पेड़ के नीचे यह आदमी दबा पड़ा है। इन्हें परवाह है तो किसकी? जामुन के पेड़ की। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोलता है, और इसके जामुने कितनी रसीली होती थी। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोलता है, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया, मगर यह आदमी, हाँ यह आदमी। सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया? एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। तभी दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा, नहीं, मैं जिंदा हूं। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। माली बोला, क्या मुश्किल है? अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिंटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। अंडर सेक्रेटरी अर्थात अवर सचिव। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी अर्थात उप सचिव और डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, संयुक्त सचिव के पास गया और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी अर्थात मुख्य सचिव के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर अर्थात मंत्री के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा और इस तरह फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिंटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है
इसलिए पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अर्थात वह विभाग जो फलों के उद्यान से संबंधित होता है, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने कहा, तुम्हारा कोई वारिस है तो मुझे उसका आता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं, अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाला जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची, उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर उनका दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे।
जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। दबे हुए आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से सीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसे अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। वह आदमी कहता है, गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूं। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। कह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। कवि रुक रुक कर बोला, मैं अभी जीवित हूं, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल तक, कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे, तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए, निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी बात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। बच्चों, वह मर चुका था। कहानी पूर्ण होती है, किंतु साथ ही साथ सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है। सरकारी विभागों में फाइल सिस्टम, पदानुक्रम सिस्टम, अति आवश्यक कार्य पर भी निर्णय लेने में कई कई दिन
कई कई महीने बल्कि कई कई वर्ष लग जाया करते हैं। यह कहानी इसका सजीव चित्रण करती है। आइए इस पाठ के अंत में दिए हुए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थीं। इस पंक्ति के संदर्भ में दो प्रश्न आपसे किए गए हैं। प्रथम यह कि ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। दूसरा, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। मित्रों, ये संवाद सेक्रेटरिएट के लॉन में लगे जामुन के पेड़ के गिरने के संदर्भ में आए हैं। सेक्रेटरिएट के लॉन में लगा यह पेड़ आंधी के कारण रात में गिर पड़ता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। सुबह होने पर जब माली उसे देखता है तो क्लर्क को बताता है और इस तरह वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उस समय जामुन के पेड़ को देखकर यह बात कही जाती है। दूसरा प्रश्न यह है कि इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। मित्रों, इस संवाद से हमें लोगों की संवेदन शून्यता का पता चलता है, उनकी संवेदन शून्य होती मानसिकता का पता चलता है। जामुन के पेड़ के पास खड़ी भीड़ उसके नीचे दबे व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं रखती, वरन वे उस पेड़ के लगे जामुनों को याद करके शोक प्रकट करते हैं। इससे यह पता चलता है कि लोग किस प्रकार स्वार्थी और संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। मित्रों, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात माली के माध्यम से पता चलती है। हुआ यह है कि जब पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को माली उसके केस के संबंध में यह बताता है कि कल उसका केस सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग में सुलझा दिया जाएगा, तभी उस दबे हुए आदमी के मुंह से एक शेर निकलता है, जिससे माली को यह पता चल जाता है कि वह कोई शायर है और माली अन्य लोगों को इस बात की खबर दे देता है। इस खबर के बाद उस व्यक्ति का केस कल्चर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, परंतु वहां भी उसका काम नहीं होता, केवल कागजी कार्यवाही चलती रहती है। तीसरा प्रश्न है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। मित्रों, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के लिए कहा और उसके पीछे यह तर्क दिया कि कृषि विभाग अनाज और खेतीबाड़ी से जुड़े मामले ही देखता है और इसलिए उन्हीं पर निर्णय देने का अधिकार रखता है। और चूंकि गिरने वाला जो पेड़ था वह एक फलदार वृक्ष था, अतः इसका संबंध कृषि विभाग से नहीं बल्कि हॉर्टिकल्चर विभाग से है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में सरकार की किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। मित्रों, इस पाठ में सरकार के जिन विभागों की चर्चा की गई है वे हैं व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, मेडिकल विभाग, कल्चरल विभाग, फॉरेस्ट विभाग, विदेश विभाग आदि। पाठ से उनके कार्यों के बारे में यह अंदाजा लगता है कि हर विभाग का कार्य जो था वह गैर जिम्मेदारीपूर्ण था। किसी को भी उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की चिंता नहीं थी, केवल अपने फाइल सिस्टम को आगे बढ़ाए जा रहे थे। अगला प्रश्न है, कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है। मित्रों, पहला प्रसंग है कि जब पहली बार सेक्रेटरिएट विभाग के माली और कुछ क्लर्क दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें सुपरिंटेंडेंट यह कहते हुए रोक देता है कि यह पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत होने के कारण इस मामले की फाइल कृषि विभाग को भिजवाई जा रही है। और दूसरा प्रसंग है कि जब फॉरेस्ट विभाग के लोग उस पेड़ को काटने के लिए आते हैं तो उन्हें भी यह कहते हुए रोक दिया जाता है कि यह पेड़ जो है वह पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था और यदि इस पेड़ को काट लिया गया तो दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ सकते हैं और साथ ही पिटोनिया राज्य से मिलने वाली सहायता बंद हो सकती है। अगला प्रश्न है, यह कहना कहां तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है।
और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी देना है। मित्रों, यह कहना बिल्कुल युक्ति संगत है। इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है, क्योंकि इस कहानी का प्रारंभ और अंत करुणाजनक है। वास्तव में प्रत्येक विभाग, क्लर्क, अधिकारियों के हास्य के साथ करुणा और भी गहराती चली गई है। लोग जामुन के फलों के स्वाद को याद करते हैं। मनचला युवक द्वारा उस व्यक्ति को ही आधे भाग में कटवाकर प्लास्टिक सर्जरी का सुझाव दिया जाता है। आदि ऐसी अनेक बातें हैं जो हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। अगला प्रश्न है, यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? मित्रों, यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपके बुद्धिमत्ता पर, आपके विचारों पर निर्भर है। मैं अपनी बात करूं तो यदि मैं माली की जगह होता तो कभी भी हुकूमत के फैसले का इंतजार न करता। मैं अपनी ओर से सेक्रेटेरिएट के विभाग के लोगों को इकट्ठा करता और उन्हें प्रेरित करके पेड़ हटवाता। यदि वे सरकारी डर से आगे आने के लिए तैयार नहीं होते तो मैं उन्हें समझाता कि पेड़ काटना अपराध माना जाता है, गिरे पेड़ को हटाना नहीं। यह पेड़ पहले ही गिर चुका था, टूट चुका था आंधी से, और इसलिए पेड़ को हटाए जाने पर हम में से कोई अनुशासनहीनता नहीं करेगा और इससे हम पर कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही नहीं होगी, और इस तरह मैं उस आदमी को बचा लेता। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इस कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाएं। कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनको ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं। पहला है, कहानी में बार-बार फाइल का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है। इस आधार पर हम इसका नाम रख सकते हैं मेरी जीवन की फाइल। दूसरा बिंदु दिया गया है कि सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्यप्रणाली की ओर बार-बार इशारा किया गया है। तो इसके आधार पर हम इस कहानी का शीर्षक दे सकते हैं अफसरों के चक्करों में चकराती फाइल। और तीसरा जो बिंदु है वह दिया हुआ है, कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। इस आधार पर हम इसका शीर्षक दे सकते हैं फाइल से हुई मौत। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की कहानी, कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध व्यंग्य कथा जामुन का पेड़। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।